हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए प्लस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम यूरोपीय संघ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई यूरोपीय संघ का विकास कैसे हुआ था, उनकी विकास की पूरी कहानी हमने देखी। फिर पार्ट 2 में हमने आसियान की स्टडी की। पार्ट 3 में हम जो है चीन की स्टडी करने वाले हैं कि आखिर चीन किस तरीके से चीन ने अपना विकास किया और आगे चल के अमेरिका के लिए एक चुनौती बन के सामने आया। और फिर इसमें हम ब्रिक्स की भी स्टडी करेंगे जो कि आपके सिलेबस में अभी अभी इंक्लूड हुआ है। गाइज वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 3 बन चुका है। सो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। कंटेंट, टॉपिक, एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, चैप्टर का नाम जो है वो भी बदल के अब जो है सत्ता के नए केंद्र हो चुका है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के पास अभी न्यू बुक नहीं आई है इसलिए वीडियो में चैप्टर का नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ही मैंने रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन। अब चीन की स्टोरी पढ़ने वाले हम। इससे पहले इन दोनों डायग्राम्स को देखते हैं। इस इमेज में आपको चीन दिखाई दे रहा है। मीन जो चीन था 1949 में चीन की सूरत कुछ इस तरह की थी, वहाँ का विकास कुछ इस तरह का था। लेकिन आज अगर हम चीन को देखें 2021 में, तो चीन जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सो गाइज आप देख सकते हो कि चीन ने कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाया अपने में। ओके, सो यही जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आखिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र क्या रहा चीन का, और चीन ने ऐसे कौन कौन सी पॉलिसीज़ और नीतियाँ बनाई जिससे आज चीन जो है एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य देश बन गया है। ओके, सो गाइस चीन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले चीन के बारे में जानते हैं कि ये जो है एशिया का एक विशाल भूभाग वाला देश है। मीन्स साइज में अगर हम देखें तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन ही है। ओके, आबादी के मामले में भी काफ़ी बड़ा देश है। ठीक है, अब थोड़ी सी इस मैप की हेल्प लेते हैं और इस मैप में भी आप यही देखोगे, ये रहा हमारा एशिया और एशिया में ये रहा हमारा चीन। ओके, तो अगर चीन की बात करें तो इसकी आबादी भी बहुत बड़ी है और इसका भूभाग भी काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई चीन की। तो चीन जो है 18वीं शताब्दी तक, ठीक है भाई, 18वीं शताब्दी तक एक एशिया की महाशक्ति की तरह रहा। मीन्स इसका इतना ज़्यादा दबदबा था कि इसके आसपास के देश भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे। शांति से जो जो चीन ने कहा है वो सारी बातें, सारी कंडीशंस मान के बिल्कुल दब के रहा करते थे। ऐसा इसकी सिचुएशन थी। लेकिन फिर 1850 में क्या हुआ, जापान जापान ने आकर चीन पे आक्रमण कर दिया और चीन पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आपको जैसे इंडिया की स्टोरी पता होगी भाई, जिस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा किया था और 200 सालों तक भारत पे राज किया था, वैसे ही जापान ने चीन पर कब्जा कर लिया था। और आप कह सकते हो भाई लगभग 100 सालों तक चीन पे उनका राज चला। ओके, और जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत की स्थिति कर दी थी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट कर दी थी, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ चीन के साथ भी हुआ था। ठीक है, सो हमें वही देखना है कि चीन ने जैसे ही आज़ादी मिली चीन को 1949 में, फिर उसके बाद चीन ने किस तरीके से अपना विकास किया और किस तरीके से अपनी सूरत बिल्कुल बदल डाली। ओके, सो चीन के विकास की कहानी के ना दो मेन पड़ाव हमें देखने को मिलते हैं। दो मेन पहलू से आप इसको समझोगे। पहला जो स्टेज है वो 1949 में शुरू होता है और 1970 तक चलता है। ओके, और दूसरा स्टेज शुरू होता है 1970 के बाद। आप इसको 1970 से भी कह सकते हो और 1970 के बाद से भी कह सकते हो। ओके, मीन्स 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ था, ओके, तो उस टाइम पे चीन में किसका शासन था? उस टाइम चीन में शासन था माओ का, जिनका पूरा नाम है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग का शासन था। ओके, और उन्हें माओवादी भी कहते हैं। सो इनका शासन रहा, तो इन्होंने सोचा भाई कि हम साम्यवाद को अपनाएंगे और साम्यवाद विचारधारा को फॉलो करते हुए अपना विकास करेंगे। लेकिन इनकी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रह पाई थी। आगे हम देखेंगे कैसे। फिर 1970s के बाद चीन में लाई गई कौन सी विचारधारा? पूंजीवाद। मीन्स कंप्लीट शिफ्ट कर दिया था पॉलिसीज में। ओके, और ये काम किसने किया था भाई? उस टाइम पे चीन के मुखिया थे देंग शियाओपिंग। ओके, कौन थे चीन के मुखिया? देंग शियाओपिंग।
ओके। सो इन्होंने इनकी पॉलिसीज की वजह से चीन कि आज जो हमें विकास देखने को मिलता है वो इन्हीं की देन है। ओके। सो इन दोनों स्टोरीज को हम कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें अर्थव्यवस्था का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो गाइस, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आप ये लगा सकते हो भाई, जब वो आज़ाद होती है, ठीक है, फिर उसके बाद उस देश को अपना विकास करना होता है, अपना आर्थिक विकास करना होता है, ठीक है। सो आर्थिक विकास करने के लिए ये 3 मुख्य हमारे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जिसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक भी कहा जाता है। इन्हें हमें समझना होगा। वैसे तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको बेसिक तौर पे समझाऊंगी, तभी आप चीन की स्टोरी समझ पाएंगे। ओके। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रथम क्षेत्र, जिसमें हम रखते हैं कृषि को। ठीक है गाइस, कृषि का मतलब तो आपको पता ही होगा, यानी कि खेती बाड़ी। देन सेकेंड लेवल पे आता है द्वितीय क्षेत्र, जिसके अंदर आते हैं हमारे उद्योग। ठीक है, उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सारे आ जाते हैं हमारे द्वितीय क्षेत्र में। ओके। फिर थर्ड लेवल पे आते हैं हमारे तृतीय क्षेत्र। ओके। एंड तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं व्यापार। ठीक है, व्यापार यानी कि ट्रेड। सो क्या होता है भाई, हर एक देश की अर्थव्यवस्था को अगर आपको विकास करना है तो सबसे पहले आपको खेती बाड़ी, कृषि पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पता है भाई, जितने भी अनाज उपजते हैं वो सारे हमारे खेतों में उपजते हैं। अगर देश में अनाज ही नहीं रहेगा तो लोग ही नहीं रहेंगे। लोगों का खान पान, लोगों का जीवन कैसे चलेगा? और जब तक लोग खाएंगे पिएंगे नहीं, उनका विकास कैसे होगा? तो इसलिए हर एक देश जब भी गुलामी से आज़ाद हुआ है, सबसे पहले उन्होंने खेती पे ध्यान दिया है। इवन आप सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति में पढ़ोगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद सबसे पहले भारत ने भी कृषि के विकास पे ध्यान दिया था। ये कॉमन सा रूल है, ये हर कोई फॉलो करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दिया जाता है उद्योगों पे, कि जितने भी उद्योग हैं उन सबका विकास प्रॉपर तरीके से हो जाए। ओके। और उद्योगों के बाद आता है हमारा तृतीय क्षेत्र, यानी कि व्यापार। ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग क्यों फॉलो किया जाता है? भाई बहुत ही सिंपल है भाई, पहले आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, उसके बाद ही तो सेकंड क्लास में जाते हो। अब देखो, ये जो तीनों क्षेत्र है ना, इनमें एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि जब तक आप खेती का विकास नहीं करोगे, आपके देश में उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो भाई, आपने अपने देश में एक फैक्ट्री खोली, जो कि एक कपड़ों की फैक्ट्री थी, कपड़ों का उद्योग था। ठीक है। अब आपको पता है भाई, कपड़ों के उद्योग में क्या चाहिए, उन्हें हर एक तरह के कपड़े चाहिए होंगे, जैसे कि उन्हें रुई चाहिए होगा, उन्हें सूती कपड़ा चाहिए होगा, कपास चाहिए होगा। ठीक है। सो इन सारे वस्त्रों को हम कहाँ से लेकर आएंगे? खेतों से लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सूती वस्त्र, रुई, कपास, इन सब की खेती की जाती है। ओके। सो आप ये समझ लीजिए कि उद्योगों में जो चीजें बनाई जाती हैं वो सारा सामान कहाँ से आता है? कृषि से आता है। ओके। सो अगर आपको कपड़े का उद्योग खोलना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कृषि का विकास करना होगा, क्योंकि जब ये चीज़ का विकास होगा तो उद्योगों का विकास होगा। ठीक है। अब मान लो भाई, उद्योगों में आपको अच्छे से रुई मिल रही है, अच्छे से सूती कपड़ा तैयार हो रहा है, और फिर आपने अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बना लिए। अब जब आपके पास अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े हो जाएंगे, तभी तो आप उनका व्यापार कर पाओगे। सो इसीलिए कहा जाता है ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप इसका विकास करोगे तो इसका विकास होगा। ठीक है। उद्योगों का विकास होगा तो व्यापार का विकास होगा। सो आई होप आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाई चीन की कहानी। चीन में साम्यवाद की शुरुआत देखेंगे, और आप जानते ही हैं चीन में साम्यवाद की शुरुआत की थी माओ माओ त्से तुंग ने। ठीक है, जिनकी आपकी पिक्चर भी सामने है। अब बात करते हैं भाई, साम्यवाद का मतलब क्या होता है। साम्यवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म भी कहते हैं। ओके। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे। संसाधनों पर सरकार का अधिकार, यानी कि सोशलिज्म का मतलब होता है किसी भी देश में कई तरह के संसाधन होते हैं, जैसे जितने भी तरह की ज़मीनें होती हैं, ओके, जितने भी खेत होते हैं, खेती बाड़ी होती है, उद्योग होते हैं, इन सभी को आप मान के चलो, इन सबको क्या बोलते हैं हम? संसाधन। ठीक है। इस व्यवस्था में क्या किया जाता है, ये जितने भी संसाधन होते हैं, ये सारे संसाधन किसके पास चले जाते हैं? सरकार के पास चले जाते हैं। ओके। और इसी को बोलते हैं साम्यवाद।
फिर सरकार इन सभी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेती है और इन सभी चीज़ों का विकास कब कैसे करना है वो सब सरकार ही डिसाइड करती है। तो चीन ने सबसे पहले रास्ता अपनाया साम्यवाद का। अब साम्यवाद उन्होंने क्यों अपनाया था भाई? बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ इस डायग्राम में देखो, इस मैप में देखो, उस समय देखो चीन 1949 में आज़ाद हुआ था। पहले तो इसे समझते हैं कि चीन में साम्यवाद क्यों अपनाया गया। अब जब चीन 1949 में आज़ाद हो रहा था तो उस टाइम पे आपको पता होगा विश्व में भर में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। शीत युद्ध में पता ही है भाई, अमेरिका जो है, अमेरिका और सोवियत संघ थे, दो पार्टीज थी जो कि विकास कर रही थी। अब क्या था भाई, अमेरिका जो है पूंजीवाद को फॉलो कर रहा था। किसे फॉलो कर रहा था? पूंजीवाद को, कि भाई दुनिया भर में पूंजीवाद का विचार फैला रहा था। दूसरी तरफ सोवियत संघ था, ठीक है, वो कौन सा विचार फैला रहा था? साम्यवाद का, ठीक है भाई। अब इस मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखो सो चाइना के ऊपर ही पड़ता है हमारा सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ, ठीक है। सो चाइना को कहीं ना कहीं से ये था कि अगर मैं साम्यवाद को अपना लेता हूँ तो मुझे सोवियत संघ से ज़्यादा हेल्प, ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा और मेरा विकास जो है काफ़ी जल्दी से हो जाएगा। और क्या पता मैं आगे चल के सोवियत संघ की तरह एक अमीर देश बन जाऊं, एक महाशक्ति भी बन जाऊं। तो ये सब सोचकर चाइना ने किसको अपनाया? साम्यवाद को अपनाया, ठीक है भाई। अब साम्यवाद को अपनाने के बाद उन्होंने कौन कौन से काम किए? देखो साम्यवाद में क्या होता है, मेन तो यही होता है कि हमें सिर्फ समाज की भलाई करनी है। मीन्स जो भी नीति सरकार बनाती है वो लोगों की भलाई को सोचकर ही बनाती है, ठीक है। अब देखते हैं उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो सबसे पहले तो भाई लोगों की भलाई करने के लिए उन्होंने लोगों को रोजगार देना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। शिक्षा देना स्टार्ट किया, मीन्स अलग अलग स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुलवा दिए। स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे करके 1 बाय 1 शुरू किए वहाँ पर, ओके। जिससे क्या हुआ, समाज का भला होने लगा। लेकिन चीन ने एक गलत स्टेप उठा लिया था कि, और वो गलत स्टेप क्या था भाई? कृषि को अनदेखा, ठीक है। हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है कि अगर किसी देश को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है तो उन्हें सबसे पहले कृषि पे ध्यान देना होता है, ठीक है। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि भाई कृषि में क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना, हमें तो भाई एक अमीर देश बनना है, एक विकसित देश बनना है, तो हम सीधा शुरू करते हैं उद्योगों से, ठीक है। और यही उसके लिए एक रॉन्ग पॉइंट था जहाँ पे उसने आके गलत फैसला ले लिया था, ठीक है भाई। कृषि को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया और मेनली उद्योगों का विकास करना शुरू कर दिया। मीन्स एक के बाद एक कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज वो खोलने लगे, ठीक है। अब आपको पता ही है एक इंडस्ट्री खोलने में कितने करोड़ों रुपए लग जाते हैं। सो मीन्स चीन ने गलत स्टेप उठा लिया था। अब देखते हैं इससे इसको क्या नुकसान होने वाला है। उद्योगों का विकास करना स्टार्ट कर दिया भाई, कृषि को पूरी तरीके से उन्होंने अवॉइड कर दिया, जिससे आगे चल के क्या हुआ, कुछ समय बाद उद्योगों को कच्चे माल की कम आपूर्ति, ठीक है। मीन्स कम आपूर्ति का मतलब है, आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, ठीक है। मीन्स उद्योगों को जितना कच्चा माल चाहिए था प्रोडक्शन करने के लिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कच्चे माल का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चिप्स की फैक्ट्री खोली है, चिप्स की इंडस्ट्री खोली है, ओके। सो उसके लिए कच्चा माल क्या होगा? आलू, कि वहाँ पे आलू प्रोवाइड कराए जाएं, तो आलू हो जाएगा वहाँ पे कच्चा माल, ठीक है। मान लो अगर आपने कपड़े की इंडस्ट्री खोली है, कपड़े की फैक्ट्री खोली है, सो उनके लिए कच्चा माल क्या हो जाएगा? रुई, कपास, इस तरह की चीजें, ठीक है। सो इन फैक्ट्रीज को जो ये कच्चा माल चाहिए था ये मिल ही नहीं पा रहा था। रीजन पता है आपको? क्योंकि उन्होंने कभी भी खेती बाड़ी पे ध्यान ही नहीं दिया, उनमें पैसा ही नहीं इन्वेस्ट किया, तो कहाँ से मिल पाएगा, ओके। जिसकी वजह से एक के बाद एक की सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आने लगी, ठीक है भाई। उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था तो उससे क्या होगा? क्लियर है, उत्पादन में कमी आएगी। मीन्स पहले जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे अब उतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पाएंगे, ओके। देन इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम उनके सामने क्या आई कि उनके देश में जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। मीन्स जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ती जा रही है, एक तरफ उत्पादन भी कम होता जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से विकास होने की बजाय समस्याएं सामने आ रही हैं उनकी, ओके। देन फिर क्या था? जैसे आपको पता है भाई अब देश में उत्पादन कम हो रहा है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हुआ? रोजगार की कमी हो गई। मीन्स जॉब्स वगैरह जो थे उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी होने लगी, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, जॉब्स कम थी,
ओके, तो ये सारी दिक्कतों की वजह से चीन का आर्थिक विकास रुक गया। ओके, जो मीन्स पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था वो वहीं पर आकर स्टॉप हो गया, रुक गया। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी भाई चीन में, कि वहां पर विदेशी मुद्रा नहीं थी, मीन्स विदेशी मुद्रा की कमी थी। अब देखो भाई, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि अगर आपको अपने देश का आर्थिक विकास करना होता है तो सबसे पहले आप कृषि पे ध्यान देते हो, फिर आपको उद्योगों पे ध्यान देना होगा, ठीक है, और फिर व्यापार पे ध्यान देना होगा, तब जाकर आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब चाइना में हो क्या रहा है, कृषि को तो उन्होंने पहले से इग्नोर कर दिया, और कृषि का विकास ना करने की वजह से उद्योगों का विकास भी रुकने लगा है। ओके, अब तीसरा उनके पास ऑप्शन बचता है व्यापार। तो आपको क्या लगता है, वो व्यापार कर रहे थे उस टाइम पे दूसरे देशों के साथ? नहीं कर पा रहे थे गाइस। क्यों? क्योंकि उनके पास विदेशी मुद्रा ही नहीं थी। ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, हमें जिस देश के साथ व्यापार करना होता है उस देश की मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। मुद्रा मतलब है करेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अमेरिका के साथ व्यापार करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डॉलर होने चाहिए। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करना है तो आपके पास रुपए होने चाहिए, मीन्स उस देश की करेंसी, उस देश का पैसा आपके पास होना चाहिए। लेकिन चाइना के पास दूसरे देशों की मुद्रा नहीं थी, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करता ही नहीं था। ठीक है, मीन्स जो जो उसको चाहिए वो सारी चीजें वो अपने देश में ही बना लिया करते थे। ठीक है, और विदेशी व्यापार न के बराबर था। तो मतलब इन तीनों में से किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था चाइना में। तो आपको क्या लगता है, उनकी इकोनॉमी कभी आगे बढ़ पाती? नहीं बढ़ पाती। ओके, और 1970 तक आते आते दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि चीन में क्या आ गया, आर्थिक संकट आ गया। आर्थिक संकट मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, मीन्स ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनसे निजात पाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है भाई, आगे चल के देखते हैं भाई फिर कैसे उन्होंने इन समस्याओं से करके छुटकारा पाया। यहीं से हमारी स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, और वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि वो चीन जो अब तक साम्यवाद को फॉलो करता हुआ आ रहा था, चीन ने आगे चल के पूंजीवाद को फॉलो किया था। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 1970 तक आते आते चीन में क्या आ गए थे, आर्थिक संकट आ गए थे। अब देखो, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो। ठीक है, तो चीन ने यही सोचा कि अब तक हम जो पॉलिसीज, जो रास्ता अपनाते आ रहे थे, उससे तो हमारा कुछ फायदा हुआ नहीं। तो क्यों ना इस बार अपनी पॉलिसीज चेंज करके देखें, क्या पता हमारे देश का विकास हो जाए। ओके, और इसी को कहा जाता है चीन में आर्थिक सुधार की शुरुआत। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये हर देश में किए जाते हैं जब वहां पे आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, उत्पादन में कमी, गरीबी, ठीक है, और भी कई तरह की समस्या आने लगती हैं, तो वो देश इसे अपनाता है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हो कि इंडिया में, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे। ठीक है, जब यहाँ पे भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन चीन की बात करें तो चीन में इन सुधारों की शुरुआत 1972 से ही हो चुकी थी। ठीक है, अब देखेंगे भाई चीन ने वो कौन कौन से स्टेप्स उठाए जिससे उसका विकास तेज गति से बढ़ा। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था पूंजीवाद को अपनाना। पूंजीवाद, जिसे हम आम भाषा में कैपिटलिज्म भी कहते हैं। अब ये कैपिटलिज्म क्या था? देखो भाई, चीन को विश्वास हो चुका था कि साम्यवाद को फॉलो करके हमारा कुछ नहीं होने वाला है, प्लस सोवियत संघ भी उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने अमेरिका की तरफ रुख किया और पूंजीवाद को अपनाया। पूंजीवाद का मीनिंग होता है सभी संसाधनों पर निजी अधिकार। ओके, मीन्स एक देश में जितने भी संसाधन होते हैं उन सब पे किसका अधिकार हो जाता है? निजी अधिकार हो जाता है। ओके, मतलब पहले क्या था भाई, जितने भी संसाधन थे वो सारे संसाधन किसके पास थे? सरकार के पास थे। साम्यवाद में सरकार ही उन्हें हैंडल करती थी, सरकार ही आम लोगों के लिए सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाती थी। ठीक है, लेकिन पूंजीवाद में क्या होता है कि देश में सरकार तो रहती है, लेकिन वो इन सभी संसाधनों को प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें दे देती है कि भाई अब आप इन्हें संभालो। ओके, ये चेंज होता है। तो वही लिखा हुआ है सभी संसाधनों पर निजी अधिकार। निजी मतलब प्राइवेट। जब हम प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देते हैं तो वो होता है हमारा पूंजीवाद। आप समझ में आ गया पूंजीवाद क्या होता है? देन सेकंड पॉइंट क्या है भाई? आधुनिकीकरण की शुरुआत।
ठीक है। मीन्स चाइना ने अब डिसाइड किया कि अब हमें हर एक क्षेत्र का विकास जो है एक अलग तरीके से करना होगा और आधुनिकीकरण करना होगा। मीन्स हर एक क्षेत्र में हमें मॉडर्नाइजेशन करना होगा, मॉडर्न चीज़ों को यूज़ करना होगा। ठीक है। और ये उन्होंने कहाँ कहाँ शुरू किया? सबसे पहले कृषि पे ध्यान दिया। ठीक है, क्योंकि चीन अपनी गलती से सीख चुका था कि कृषि है तो सब कुछ है, कृषि नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले कृषि का विकास करना शुरू किया, फिर उद्योगों पे ध्यान दिया, अपनी सैन्य व्यवस्था मजबूत की और इस तरीके से 1 बाय 1 करके हर एक फील्ड में मशीन्स, टेक्नोलॉजी वगैरह सबका डेवलपमेंट करा। ओके। और इन सब की शुरुआत किसने की थी भाई? 1973 में चाओ एन लाई ने। किसने की थी इनकी शुरुआत? चाओ एन लाई ने। आगे देखते हैं। फिर चीन ने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक और स्टेप उठाया, दैट इज कॉल्ड खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति, जिसे हम ओपन डोर पॉलिसी भी कहते हैं, ये पॉलिसी 1978 में लाई गई थी और इसे लाया किसने था? डेंग शियाओपिंग ने, जिनका आप इमेज भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। सो उस समय चीन के मुखिया, चीन के कट्टरधर्ता यही थे जिन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए थे। ठीक है। अब खुले द्वार की नीति का मतलब क्या होता है भाई? हमने पहले ही पढ़ा था कि भाई 1970 से पहले, ठीक है, चीन जो था उसके पास दूसरे देशों की मुद्रा नहीं थी। सो उसका दूसरे देशों के साथ व्यापार, कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध ऐसा कुछ नहीं था। ओके। क्योंकि उस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था तो चीन को सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ के साथ ही रहना पड़ता था। ठीक है, सोवियत संघ की बात माननी पड़ती थी। लेकिन अब जब चीन ने सोवियत संघ के विचार को ही छोड़ दिया था, पूंजीवाद को अपना लिया था, तो उसने सोचा कि अब मैं सभी देशों के साथ अपने रिलेशंस बिल्डअप करूंगा। और सबसे पहले उसने अमेरिका के साथ अपने रिश्ते जो हैं बेहतर करने शुरू किए थे, क्योंकि वो जान चुका था कि अब यही मेरे पास ऑप्शन बचा है विकास करने का। ओके। सो वही है भाई, पश्चिमी देशों से व्यापार करना शुरू किया था और इसी को बोलते हैं खुले द्वार की नीति अपनाना, कि अब मेरे दरवाजे सभी देशों के लिए खुले हैं, मैं सभी देशों के साथ मिलकर जो है अपना विकास करूंगा। ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है। सो नेक्स्ट है निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। ओके। और ये भी चीन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था जो चीन ने उठाया था। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? संसाधनों को निजी हाथों में सौंपना। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पूंजीवाद में यही किया जाता है। जितने भी संसाधन पहले सरकार के पास होते हैं, सरकार एक एक करके, एक साथ नहीं, एक एक करके उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उन्हें वो बेच देते हैं। ओके। जिसे निजीकरण कहा जाता है। ओके। सो ऐसा चीन ने फिर करना स्टार्ट किया और सबसे पहले 1982 में उसने कृषि का निजीकरण किया। मीन सबसे पहले खेती बाड़ी, जितनी भी जमीनें थी, उनको निजी हाथों में सौंपा। ओके। फिर उसके बाद कई सालों बाद 1998 में जाकर उद्योगों का निजीकरण किया और ये भी एक महत्वपूर्ण स्टेप था। और उसके बाद ही जाकर इन दोनों क्षेत्रों का बड़े लेवल पर विकास हुआ। ठीक है। सो चीन ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, हमने पढ़ ही लिया उनके बारे में। ठीक है। खुले द्वार की नीति अपनाई। ओके। निजीकरण को अपनाया, पूंजीवाद को अपनाया। ओके। एंड चौथी कौन सी पॉलिसी थी? चौथी पॉलिसी थी आधुनिकीकरण। मीन्स हर एक फील्ड में मशीन्स का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन 4-5 स्टेप्स की वजह से क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि अब चीन का उत्पादन जो है एक्चुअल में बढ़ने लगा था, जो कि चीन के लिए अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात थी। ओके। देन कृषि व उद्योगों का विकास होने लगा था, क्योंकि अब क्या है, चीन सही ढंग से रूल को फॉलो कर रहा था। जो कि क्या होता है कि पहले आप कृषि पे ध्यान दो, फिर उद्योगों पे ध्यान दो, फिर व्यापार पे ध्यान दो। ठीक है। चीन अब उसी रूल को फॉलो कर रहा था। ठीक है। अब देखो, खेती बाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? ग्रामीण इलाकों में, गाँव में। ओके। तो जब खेती बाड़ी का विकास हुआ, इसका मतलब है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आया। मीन्स गांव के लोगों की जो जिंदगी थी, जो पहले वो गरीबी, किल्लत, बेरोजगारी में जी रहे थे, अब उनकी लाइफ बदलने लगी थी। ओके। अब उनकी लाइफ में सुख सुविधाएं, धन जो है आने लगा था। उनका विकास भी होने लगा था। देन सेकंड हमने पढ़ा भी, उद्योगों का विकास हो रहा था। ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब उद्योगों का विकास होगा तो उद्योगों में क्या तैयार होते हैं? अलग अलग तरह की वस्तुएं, सामान। और फिर
उसकी हेल्प से उन्होंने अब विश्व व्यापार को भी बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स उनके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि अब उनके पास पूरा स्टॉक तैयार था, अब उनको सिर्फ बेचने का काम करना था। ओके, फिर उन्होंने अपने व्यापार पे ध्यान दिया। ठीक है, अब व्यापार भी चीन का बढ़ने लगा था, जैसे कि हमें पता ही है उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ओके, तो अमेरिका, जापान, इन सभी देशों के साथ, भारत, इन सभी देशों के साथ वो व्यापार करने लगे। आपको पता ही है चीन की सबसे बड़ी मार्केट जो है इंडिया में ही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीन के आइटम्स हमें इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। चाइना के मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक चार्जर्स, सब कुछ हमें इंडिया में देखने को मिलता है। ओके, सो वही है। देन बात करते हैं भाई, चीन ने सोचा कि अब हमारा सब कुछ तो लाइनअप हो ही गया है, सारी रेलगाड़ी जो हमारी लाइन पे आई गई है, तो क्यों ना हम कुछ यूनिक काम करें। ओके, सो उन्होंने एक यूनिक स्टेप उठाया। दिस पॉइंट इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस। विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना। चीन ने किसकी शुरुआत की? विशेष आर्थिक क्षेत्र की। अभी विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या था? यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। मीन्स अब चीन ने सोचा कि हम कुछ ऐसे एरियाज बनाएंगे, एक ऐसे क्षेत्र को स्पेशल बना कर रखेंगे जहाँ पे व्यापार और निवेश के कानून पूरी तरीके से अलग होंगे। ओके, मीन्स पूरे देश में जो रूल्स होंगे वो इस स्पेशल एरिया में फॉलो नहीं किए जाएंगे, और यहाँ के रूल्स क्या होंगे? स्पेशल होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, सो इसी को कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, मीन्स कुछ एरियाज को उन्होंने स्पेशल एरियाज बना दिया जहाँ पे अलग तरीके से व्यापार हो रहा है और व्यापार के नियम भी अलग हैं। ओके, सो इसकी शुरुआत की चीन ने, और इससे उनको आगे चल के और भी ज़्यादा हेल्प हुई। विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के बाद क्या फ़ायदा हुआ चीन को? विदेश प्रत्यक्ष निवेश की इजाज़त दी। मीन्स चीन ने, देखो, विदेश प्रत्यक्ष निवेश ना एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, और इसका मीनिंग क्या होता है भाई? देखो, जब कोई देश बहुत ही ज़्यादा विकास करने लगता है, ओके, सो जो बाकी कंट्रीज़ होती हैं वो चाहती हैं कि भाई हम भी आकर इस देश में पैसा लगाएं और हमें भी इस देश से कुछ ना कुछ फायदा हो। तो इसी को बोलते हैं विदेश प्रत्यक्ष निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब जब चीन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर ही चुका था, सो उससे क्या था, दूसरे देश अट्रैक्ट हो रहे थे चीन की तरफ, और चीन ने उनको इजाज़त दे दी थी भाई कि आप आओ और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह हमारी कंट्रीज़ में खोलो। उससे क्या होगा भाई? इनडायरेक्टली हमारे कंट्री के लोगों को ही जॉब्स मिलेंगी, रोजगार मिलेगा। ओके, सो इसकी भी शुरुआत चीन ने कर दी थी अपने देश में। देन विदेशी निवेश में वृद्धि होने लगी। फिर क्या था भाई, दूसरे देश तो वेट ही कर रहे थे इस फैसले का, और फिर दूसरे देश जाके जो है चीन में अपने अपने फैक्ट्रीज, कंपनीज वगैरह खोलने लगे। ठीक है, देन विदेशी निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट जो है डबल ट्रिपल रूप से बढ़ने लगा चीन का। ओके, एंड फिर क्या हुआ था? विदेशी मुद्रा का भंडार। जब दूसरे देश खुद ही आकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो उनकी मुद्रा, उनकी रुपए, उनकी इनकम अपने आप ही चीन में आने लगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, विकासशील देशों में निवेश। ओके, नाउ अब चीन जो है विकास की राह पर बढ़ चुका था, और चीन का विकास जो है तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो चीन ने सोचा कि अब हम जो है, जो हमसे गरीब देश हैं, अब हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। ओके, तो चीन ने क्या सोचा? विकासशील देशों में निवेश करने का सोचा, जैसे भारत, अफ्रीका, और भी कई ऐसे देश थे जो उस समय इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे। तो चीन ने सोचा कि भाई अब मुझे भी इनकी हेल्प, इनका सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं भाई, अब तो आपको पता ही है चीन एक आर्थिक ताकत बन ही चुका था। ठीक है, विकसित हो ही चुका था ऑलमोस्ट। फिर चीन का क्या हुआ? जब चीन ने इतने सारे काम कर लिए, आर्थिक रूप से एक आर्थिक ताकत बन के उभरा, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इसका जो है, इसकी एक अलग ही पहचान बन गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो लास्ट पॉइंट यही है भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इनका महत्व बढ़ने लगा था। ओके, और लगभग 1972 में उन्होंने विकास करना स्टार्ट किया था। 23 सालों के अंदर अंदर चीन जो है एक विकसित देश के तौर पे बनकर खड़ा हो चुका था। ओके, और हर जगह फिर चीन का काफ़ी ज़्यादा नाम भी हुआ। सो गाइज, अब है हमारा भारत चीन संबंध। ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हमें भारत और चीन के संबंधों को समझना है। ठीक है, सो
दोनों ही देशों में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, इसीलिए इनके रिलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस मैप में देखो, सो इस मैप से पता चल जाएगा आपको, एशिया के दो ही देश हैं जो साइज़ में, आबादी में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ओके, मीन्स दोनों का ही विशाल भूभाग है और दोनों की ही विशाल आबादी भी है। ठीक है, और एक है चाइना और यहीं पर इसके साथ पड़ता है भारत। ओके, सो इन दोनों देशों के रिलेशंस को समझना इसलिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, देखो अब क्या था, एक टाइम पे ना ये दोनों देश एशिया की महाशक्ति थे। ठीक है, एशिया की महाशक्ति मीन्स साइज में बड़े थे। ओके, दोनों की गुड रिलेशंस हमेशा से ही रहे हैं, 18वीं शताब्दी से पहले से भी रहे हैं। ओके, अब क्या था, दोनों का ही आगे चल के जब दोनों देश आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, चीन हुआ 1949 में, मीन्स लगभग एक ही टाइम पे आज़ाद हुए थे। भारत से अंग्रेज़ों का शासन हटा था और चीन से जापान का शासन हटा था। ठीक है, मीन्स दोनों का ही दर्द कुछ एक जैसा था उस टाइम पे। तो उसके बाद दोनों का एक ही लक्ष्य था कि हमें जो है आर्थिक शक्ति बनना है, इकोनॉमिकली डेवलप करना है। ओके, सो गाइस पूरे वर्ल्ड को यही आइडिया था कि ये दोनों देश भाई स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। ओके, दोनों का ही हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रहा है। सो आगे चल के भी ये दोनों मिलकर एक दूसरे का विकास करने में हेल्प करेंगे, सहायता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, और यही पढ़ना, यही समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जब 1950 के बाद इन दोनों ही देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध तो छोड़ो, विवाद शुरू हो गए एक के बाद एक। सो उन विवादों को, उन नेगेटिव रिलेशंस को हमें देखना होगा सबसे पहले। ओके, तो विवादपूर्ण संबंधों में पहला संबंध आता है 1950 से 51 के बीच में, तिब्बत समस्या। ठीक है गाइस, तो ये तिब्बत समस्या क्या थी इसे समझते हैं। आप ये मान के चलो ये हमारा चीन है। चीन के ही पास एक छोटा सा देश पड़ता है तिब्बत। ओके, नाउ जब चीन आज़ाद हुआ, सो उसने सोचा कि अभी सही मौका है, तिब्बत पे तो किसी और शक्ति का कोई बोलबाला नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, तिब्बत पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब जैसे ही वो तिब्बत पे कब्जा करने के लिए गए, तिब्बत के जो लोग थे वो नाराज हो गए। ठीक है, नाराज हो गए। अब क्या था भाई, तिब्बत के लोग जो थे अब भारत से हेल्प मांगने लगे कि भाई अब आप हमारी हेल्प करो, हमें चीन की गुलामी नहीं झेलनी है। ओके, और तिब्बत में क्या था, उस टाइम पे दलाई लामा रहते थे। ठीक है, दलाई लामा बोलते हैं वहाँ पे गुरुओं को, जो धार्मिक गुरु होते हैं दलाई लामा कहते हैं, वो रहा करते थे। तो उन्होंने जो है ना, क्योंकि आपको पता ही है भारत भी पास में ही पड़ता है, सो उन गुरुओं ने भारत में आके शरण लेना स्टार्ट कर दिया, भारत में आके छिपना स्टार्ट कर दिया। ओके, जबकि इसमें भारत का कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी चीन को लगने लगा कि जो भारत है ये मेरे साथ डबल क्रॉस कर रहा है, मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, और यहीं से इन दोनों के संबंधों में थोड़ी बहुत खटास आने लगी थी। फिर नेक्स्ट मुद्दा क्या था भाई, सीमा रेखा विवाद। मीन्स अधिकतर देशों के बीच में बाउंड्री को लेकर तो विवाद होता ही है, सो वैसा ही भारत और चीन के बीच में भी था। ओके, और विवाद कौन सी रेखा को लेकर था, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है भाई, आप ये मान के चलो ये चीन है और ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, सो भारत और चीन के बीच में जो इनकी बाउंड्री लगती है ना, उस बाउंड्री को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, सो चीन जो है वो शुरुआत से यही बोलता आया था कि ये जो है, ये मैं इस बाउंड्री को नहीं मानता। ठीक है, मेरे कुछ हिस्से जो हैं भारत में चले गए हैं, और भारत भारत कहता है कि भी मेरे कुछ हिस्से चीन में चले गए हैं। लेकिन भारत ने आगे चल के इसे एक्सेप्ट कर लिया इस लाइन को कि अब जो बाउंड्री बन गई है वही रहेगी, लेकिन चीन ने एक्सेप्ट नहीं किया था। सो यहीं पे भी उनके विवाद बने हुए थे। थर्ड क्या है भाई, 1962 का चीन युद्ध। ठीक है, 1962 में चीन ने जो है अचानक से भारत पे सैनिक युद्ध कर दिया था, भारत पे सैन्य हमला कर दिया था। ओके, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए एक तरह से आप कह सकते हो भाई पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी। भारत को कोई भी अंदाजा नहीं था कि कभी चीन भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन ये आक्रमण किया क्यों था, तो उस क्यों का रीज़न ये है कि दो क्षेत्र भारत के हैं, लद्दाख में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके। ठीक है, जिनको चीन शुरुआत से ही अपना कहता आया था। उसका ये कहना था कि भाई इस इलाके में रहने वाले लोग जो हैं बिल्कुल चीनी लोगों की तरह लगते हैं फेस कट से। ओके, उनकी संस्कृति भी चाइना की ही मैच करती है, सो ये हिस्से जो हैं चाइना के हैं। जबकि भारत का ये कहना था भाई ये जो हिस्से हैं ये तो शुरुआत से ही भारत में रहे हैं, तो हम इन्हें कैसे दे दें। सो इसी बात पे पहले उनकी बहस हुआ करती थी, लेकिन भारत को आइडिया नहीं था कि चीन जो है वो
कब्जा करने की बिल्कुल फिराक में है और वो ऐसे अटैक कर देगा। ओके। अब उस टाइम पे क्या था भाई, भारत की जो सेना है वो इतनी ज़्यादा सशक्त नहीं थी। ठीक है, इसलिए जो पूर्वी हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा यहीं पड़ता है, इस वाले हिस्से पे चीन ने एंटर किया था और यहीं से उसने अटैक करते हुए अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया था। और इस साइड से लद्दाख पे अटैक किया और लद्दाख के भी कुछ हिस्से उसने अपने कब्जे में कर लिए थे। ओके। सो इस युद्ध के बाद वही है भाई, भारत की हार हुई थी क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग थी नहीं और भारत के विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा अपमान भी हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध के बाद लंबे समय तक दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए थे। मीन्स बातचीत, हाय हेलो सब बंद हो गई इन दोनों देशों के बीच में। फिर देखते हैं रिलेशनशिप कब से इन्होंने बनाने स्टार्ट किए। इसके बाद इनके रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़े। कैसे? 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत के साथ। इस युद्ध में भी चीन ने पाकिस्तान की सहायता की, उसको हथियार वगैरह दिए। ठीक है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा भारत के लिए घातक होता चला गया। ओके, दोनों की दुश्मनी बढ़ती चली गई। 1971 में दोबारा से जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत के साथ, सो उस टाइम पे भी जो है चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। ठीक है, सो आप देख सकते हो भाई, ये सारे विवादपूर्ण रिश्ते इन दोनों देशों के बीच में रहे हैं। लेकिन अब देखो भाई, दो दोस्त में हमेशा लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देंगे। सो यही इन दोनों देशों ने भी सोचा। इन्होंने सोचा भाई कोई नहीं, जो भी हमारे बीच में हुआ सो हुआ, अब हमें अपने रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं। इसलिए इन्होंने अपने सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने शुरू किए 1976 से। ठीक है, संबंधों में सुधार करना स्टार्ट किया। अब 1981 में इन्होंने अपनी वार्ताएं शुरू की। मीन्स एक्चुअल में जो कॉन्वर्सेशन है वो 1981 से इन्होंने करना स्टार्ट किया। ओके, बात करते हैं भाई, सबसे पहले जो उन्होंने रिलेशनशिप बनाए थे वो इनके आर्थिक संबंध थे। मीन्स एक दूसरे को इकोनॉमिक हेल्प करना इन्होंने मेनली स्टार्ट किया। मीन्स चीन जो है वो भारत को अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज, मोबाइल फोन्स, चार्जर्स और भी कई तरह की टेक्नोलॉजी देना शुरू कर दिया उसने। ओके, सैन्य सहायता देनी स्टार्ट कर दी इंडिया को और इंडिया ने भी उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे का व्यापार में सहयोग किया। और आगे चल के 1988 में जब राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, देखो जब किसी एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है ना, तो उनके रिश्ते और भी ज़्यादा स्वीट और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। सो इस यात्रा के बाद ना दोनों के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होने लगे थे। और फिर इसके बाद चीन के प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग समय पर भारत की यात्रा की, 1991 में, फिर 96 में, फिर 2000 में। तो इससे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आने लगे। फिर परमाणु ऊर्जा में भी सहयोग किया चीन ने भारत का। ओके, सैन्य उपकरणों में सहायता, मीन्स सैन्य सहायता भी देनी स्टार्ट की। मीन्स आप ये कह सकते हो ओवरऑल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रिश्ते दोनों के मजबूत होने लगे। और आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी एक जैसी नीतियां ये लोग फॉलो करने लगे। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो वहां पर भी दोनों हमेशा एक जैसी पॉलिसीज अपनाने लगे। सो इस तरह से हम देख सकते हैं भारत और चीन के विवादपूर्ण संबंध क्या रहे हैं और सहयोगपूर्ण संबंध क्या रहे हैं। ओके, लेकिन जो सीमा विवाद है वो तो आज तक दोनों में कायम बना हुआ है। सो गाइस, ब्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके नए सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये भी एक संगठन है 5 देशों का जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सो ब्रिक्स क्या है एक्चुअल में? देखो, ब्रिक्स जो है 5 देशों का संगठन है और इस वर्ड में इन 5 देशों के नाम छुपे हुए हैं। बी का मतलब है ब्राजील। ओके, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ओके, सो इन 5 देशों के नाम से ही ये वर्ड बना है ब्रिक्स। यहाँ पे आप इन 5 देशों के प्रधानमंत्रियों, प्रेसिडेंट्स की इमेज भी यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बात करते हैं भाई, ये 5 देशों का अनौपचारिक समूह है। मीन्स इन्होंने कभी भी कोई भी अपना ऑफिशियल डिपार्टमेंट नहीं बना रखा है, ऑफिशियल ऑफिस नहीं है इनका। ओके, ये 5 देश हर साल जो हैं अनऑफिशियली तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और हर साल इनके बीच में क्या होता है, वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, अब सवाल तो यह उठता है भाई, जब इनका कोई एक पर्टिकुलर ऑफिस, कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं है तो ये मिलते कहाँ पर है सारे देश? ओके, देखो सम्मेलन की अध्यक्षता नाम के अनुसार है। मीन्स ये जो नाम है ना, इस नाम के अनुसार ही हर साल वो वाला देश मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाता है। फॉर एग्जाम्पल
एक साल मान लो अगर ब्राज़ील ने मीटिंग करवाई, देन नेक्स्ट ईयर रशिया करवाएगा, ठीक है। फिर अगले साल ये लोग इंडिया में मिलेंगे, फिर चाइना में मिलेंगे और फिर साउथ अफ्रीका में मिलेंगे। तो इस तरीके से हर कंट्री जो है, हर कंट्री का नंबर हर साल आता रहता है। ओके, तो वही देख लेते हैं इनकी शुरुआत कब कहाँ कैसे हुई। तो जिम ओ निल जो थे एक अर्थशास्त्री थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने एक बार अंदाज़ा लगाया कि जब ये चारों देश एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, सो ये आगे चल के कहीं ना कहीं अमेरिका को टक्कर भी दे पाएंगे। ओके, अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। तो फिर जिम ओ निल ने ही स्टार्टिंग में ये नाम दिया था ब्रिक। उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ 4 देशों को अज्यूम किया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ओके, 2006 में जो है फिर इन देशों को ये पॉलिसी पसंद भी आई और फिर इन्होंने वार्षिक बैठक करने का फैसला भी किया। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने फैसला लिया था कि हमारे देश के विदेश मंत्री मिलेंगे सिर्फ, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलेंगे। लेकिन 2009 में जब इनका पहला शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, फिर उसके बाद से जो है इन सभी देशों के मुखिया, इन सभी देशों के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री ही एक दूसरे से मिलने आते हैं। ठीक है, पहली मीटिंग रूस में हुई थी और 2010 में जाकर दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था और पहले जो इनका नाम ब्रिक था, फिर इन्हें ब्रिक्स का जाने लगा था, यहाँ पे एस भी शामिल हो गया था। अब सवाल ये उठता है भाई ये बनाया ही क्यों गया था। सो गाइस, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने संगठन बनने के पीछे क्या क्या उद्देश्य होते हैं हमने पढ़ ही लिए थे, तो यहाँ पे भी मोस्टली वही उद्देश्य हैं। पहला है आर्थिक विकास को बढ़ावा, कि ये सभी देश एक दूसरे के साथ क्यों आए, क्योंकि ये चाहते थे कि हम सभी मिलकर एक दूसरे का आर्थिक विकास तो हो ही रखा है, विकास तो कर ही रहे हैं और उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिले। देन सेकंड इनका मेन लक्ष्य ये था वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार, मीन्स विश्व भर में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए विश्व भर में 3 बड़े बड़े हमारे वित्तीय संस्थान हैं। एक है हमारा विश्व बैंक, जिनके बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। एक है हमारा विश्व व्यापार संगठन, ओके, एंड तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, तो ये 3 हम कह सकते हैं भाई, और भी कई सारे हैं लेकिन ये 3 सबसे बड़े हमारे वित्तीय संस्थान हैं। ठीक है, जो टाइम टू टाइम जो भी देश अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इनके पास जाओ, ये आपके फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। लेकिन जब से अमेरिका का वर्चस्व स्टार्ट हुआ था, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में किसकी चलती थी? अमेरिका, रूस, चाइना, इन सभी देशों की चलती थी। ओके, और ये जो बोलते थे वही किया जाता था। ठीक है, तो इन सभी ब्रिक्स वाले देशों ने डिसाइड किया कि इनके जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे उसमें हमें चेंजेस करने हैं, ताकि ये अमीर देशों के साथ साथ गरीब देशों की भी सुने, उनकी भी हेल्प करें। ठीक है, थर्ड इनका लक्ष्य क्या था भाई? टिकाऊ विकास, कि हमें एक दूसरे का टिकाऊ विकास करना है। मीन्स ऐसा विकास करना है जो लंबे समय तक चले। पर्यावरण को जो भी क्षति पहुंच रही है, जो भी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसमें भी हमें उसके लिए भी काम करना है। गरीबी को ख़त्म करना है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं और इसके साथ साथ जो आतंकवाद का मुद्दा आजकल चल रहा है, इसमें भी ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे उद्देश्य हैं जो इन देशों ने तय किए हैं। ठीक है, और ये हर साल इन्हीं को पूरा करने के लिए मिलते हैं एक दूसरे से। सो गाइज, यहाँ तक आते आते हमारे चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कंप्लीट होता है। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।